बांकीपुर उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो क्या पार्टी अपना मुख्यमंत्री भी राज्य में बदल देगी? क्या सम्राट चौधरी से इस्तीफा लेकर उनको कुर्सी से हटा दिया जाएगा? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इन मामलों पर प्रशांत किशोर भी मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं कि जिन हालातों में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ी, जबकि नारा था 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन बीच में ही बीजेपी का मुख्यमंत्री आया और राज्य में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना और मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी के सामने बड़ी चुनौती आ गई बांकीपुर उपचुनाव के लेकर। इसी बीच चर्चा ये शुरू हो गई कि अगर बांकीपुर के नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहते हैं और अच्छे मार्जिन से रहते हैं, तब तो सम्राट चौधरी के लिए हरी झंडी है कि जनता ने उनके चेहरे को स्वीकार कर लिया और उनके साथ, उनके फैसले के साथ खड़ी नजर आ रही है। वरना विपक्ष ने अपनी स्थिति साफ कर दी है कि अगर वह इस बार चुनाव में कुछ गेम पलट जाता है और प्रशांत किशोर या महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत होती है, तो एक तरीके से विपक्ष ये पूरा संदेश देने की कोशिश करेगा राज्य भर में कि नीतीश को हटाकर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर गलती करी और ये जो भी बदलाव हुआ वो जनता को स्वीकार नहीं, क्योंकि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और बीच में सम्राट कैसे आ गए। इस मुद्दे पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। फिलहाल इस बारे में तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश की गई कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या बीजेपी ऐसा कर सकती है। तो कुछ बातें निकलकर सामने आई, कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें बताया गया कि हार का अंतर कितना बड़ा रहेगा, इस पर चर्चा हो सकती है। हार की वजह स्थानीय थी या पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ माहौल का संकेत, ये भी चर्चा होगी। क्या संगठन या उम्मीदवार चयन में गलती हुई या फिर आगामी राजनीतिक रणनीति के लिए नेतृत्व बदलने की जरूरत महसूस होती है या नहीं। यदि हार के बाद लगातार राजनीतिक नुकसान होने लगे या पार्टी को लगे कि नेतृत्व बदलने से स्थिति सुधर सकती है, तब बीजेपी मुख्यमंत्री बदलने पर विचार कर सकती है। लेकिन केवल एक उपचुनाव की हार के आधार पर मुख्यमंत्री बदलना आमतौर पर असामान्य होता है, खासकर जब सरकार के पास विधानसभा में अच्छा खासा बहुमत हो। इसीलिए अभी यह कहना कि बांकीपुर हारते ही सम्राट चौधरी हट जाएंगे सही नहीं होगा। ऐसा कोई आधिकारिक संकेत फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ, विपक्ष इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस सीट पर मुकाबला कितना दिलचस्प है इसी बात से कि बांकीपुर उपचुनाव का जब ऐलान हुआ तो बीजेपी की तरफ से आए थे सामने अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी, जो कि उम्मीदवार बने, लेकिन बीजेपी ने अचानक अपना प्रत्याशी बदलकर नीरज कुमार सिन्हा को आगे कर दिया। ऐसा बहुत कम या यूं कहें कि ना के बराबर देखने को मिलता है, क्योंकि बीजेपी में कहा जाता है कि बहुत सोच समझकर चेहरों को आगे किया जाता है और आगे कर दिया जाता है तो उसके बाद पीछे नहीं लाया जाता, बल्कि पूरा संगठन उनका समर्थन करता है। लेकिन यहां पर तो कुछ अलग ही नजारा था। फिलहाल सबसे बड़ा पक्ष में चीज यह है बीजेपी के लिए और सम्राट चौधरी के लिए खासकर, कि ये सीट कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर हर बार कोई अलग प्रत्याशी जीत रहा हो। पिछले कई चुनावों से लगातार नितिन नवीन यहां से जीतते आए। शायद यही कारण था कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने और इस्तीफा दे दिया और कॉन्फिडेंस में है बीजेपी की आराम से ये सीट जीत लेंगे। लेकिन कई कारण हैं जो इस समय हावी हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। एक तो हाल ही में दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें बीजेपी की छवि को भी थोड़ा नुकसान पहुंचा, बड़े नेताओं को सीधा टारगेट किया। दूसरा, बिहार में भी जब छात्र प्रदर्शन करने उतरे तो वहां पर भी जो स्थिति बनी उसकी वजह से भी विपक्ष इन पर निशाना साध रहा है। भरत तिवारी का मामला भी एक मेन मुद्दा है और सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर जैसा चेहरा जो रणनीति बनाते हैं, जो अपने एक बड़े एजेंडा सेटिंग के जरिए चुनावी मैदान में आते हैं या प्रत्याशी उतारते हैं या फिर बड़े फैसले लिए जाते हैं, वो खुद मैदान में हैं। तो इसीलिए यहां पर सब कुछ समीकरण बदल रहे हैं। और एक और मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि मतलब यहां पर अलग नजारा यह भी देखने को मिला कि जो गठबंधन की पार्टी की बात हम करते हैं उसमें हमें यह देखने को नहीं मिला कि नीतीश कुमार या उनके बेटे निशांत कुमार इन क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय रहे और बीजेपी के प्रत्याशी के लिए ज्यादा वोट बैंक की अपील की। लेकिन आप देखें तो नीतीश कुमार का सिर्फ एक वीडियो संदेश आया, क्या इतना भर काफी है? या फिर नीतीश कुमार को खुद जाना चाहिए था मैदान में? मतलब अब समझने की आवश्यकता है। तो बिहार के अंदर ये बड़े बदलाव तो हुए हैं और इन बदलावों की चर्चा पूरे राज्य भर में हो रही है कि इसका असर कितना पड़ेगा राज्य की राजनीति पर। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी क्या हार भी सकती है? देखिए, हारती है तो सबसे बड़ा कारण यही बताया जा सकता है कि हाल फिलहाल में जो नेगेटिविटी माहौल बना बीजेपी के खिलाफ, वो एक कारण हो सकता है और बीजेपी उसको समझ भी सकती है। तो शायद सम्राट चौधरी पर वो बात ना जाए।
लेकिन अब आप देखें, सम्राट चौधरी को जिन हालातों में मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो हालात को भी अगर भांपे तो पता चलेगा कि जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो बीजेपी के बड़े नेता मौजूद नहीं थे। तो पहली चर्चा यही थी कि क्या सम्राट जब सीएम बन रहे हैं तो बीजेपी के बाकी नेता उनके कामकाज से संतुष्ट थे, क्या उसके बाद ही फैसला लिया गया, या नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को आगे करने पर मोहर लगाई, ये भी बड़ी चर्चा हो रही है। और दूसरी तरफ जब सरकार बनी तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री नहीं बने जबकि स्वास्थ्य मंत्री बने, और वो अपना ही कद बढ़ाने में लगे हैं, अपने ही कामों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति अलग नजर आ रही है। फिलहाल सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी माने जाते हैं बड़े तेज तर्रार नेता। यही कारण है कि वह बीजेपी का जब पहली बार मुख्यमंत्री बना बिहार में तो वो मुख्यमंत्री बने, जबकि बीजेपी आरएसएस की पृष्ठभूमि भी देखती है, संगठन भी देखती है और उसके बाद कोई बड़ा फैसला लेती है। जबकि यहां पर अपने सारे नियम ताक पर रख दिए बीजेपी ने। ना तो सम्राट चौधरी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और ना ही बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे। इससे पहले वह लालू और नीतीश दोनों की पार्टी का हिस्सा रहे हैं, फिर उसके बाद बीजेपी में आए। तो यहां पर समझने की बात यह है कि कुल मिलाकर स्थिति सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी जितना प्रेशर बीजेपी के प्रत्याशी पर नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा प्रेशर सम्राट चौधरी पर होगा कि वह इस सीट को जिता पाएंगे कि नहीं जिता पाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया 2-3 पॉइंट की यहाँ पर जो कारण है जिसमें सब कह रहे हैं कि शायद इन्हीं वजहों से जो है सम्राट चौधरी इस सीट को बचा ले जा पाएंगे। वो है नितिन नवीन का यहाँ पर पहले का कार्यकाल। नितिन नवीन के हमने रिपोर्ट कार्ड देखी, उनके पहले के हमने रिजल्ट देखे, जिसमें यह पाया कि नितिन नवीन लगातार जीत रहे हैं और ऐसा नहीं कि जो प्रत्याशी इनके खिलाफ उतरे वो 2-4 हजार से इनको रोक पा रहे हैं या फिर 2-4 हजार का बहुमत है, जबकि अच्छा खासा 30-40-50 हजार तक का बहुमत नितिन नवीन ने इस सीट से निकाला है। तो शायद एक यही कारण हो सकता है कि यहाँ पर बड़े संख्या में लोग नितिन नवीन पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात भी यह है कि पहले बीजेपी ने अपना जो प्रत्याशी बदला, वो प्रत्याशी बदलने का दाव क्या है, कहानी वो भी समझ से परे है। और दूसरा, यहाँ पर शहरी वोटरों को लेकर भी चर्चा है कि वो हो सकता है गेम पलट दे, क्योंकि वो सोशल मीडिया, मेन मीडिया पर को लेकर ज्यादा सक्रिय था और सक्रिय है भी। तो बहुत कुछ स्थिति बदल रही है। फिलहाल 30 तारीख को जो वोटिंग होगी उसके बाद जो नतीजे आएंगे, आप ही बताइए कि किसके पक्ष में जा सकते हैं। और अगर यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ कुछ नेगेटिव यानी कि कुछ अलग संदेश रहा जनता के लिए, तो सम्राट चौधरी के कार्यकाल पर कितना असर पड़ेगा और विपक्ष कैसे इसे बुनाएगा। प्रशांत किशोर के नजरिए से तो ये बात कही जा रही है कि अगर वो इस सीट पर बीजेपी जीत जाती है और नंबर 2 पर भी रहते हैं तो एक तरीके से वो ये दिखा देंगे कि अब जनता ने महागठबंधन को तो स्वीकारना बंद कर दिया है। अब रही बात बीजेपी और प्रशांत किशोर की पार्टी की लड़ाई की, यानी यहां पर लड़ाई सिर्फ पक्ष की नहीं बल्कि विपक्ष के नजरिए से भी जोरदार है। तो इसीलिए इस सीट पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। आप अपनी राय इस मामले पर कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिए कि किसकी जीत आपको नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।